नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनकी एक सीरीज शुरू की थी, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी और उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो शामिल होंगे इसमें, और इससे आपको कंप्लीट आइडिया रहेगा और ये हर एक चैप्टर से कवर किए जाएंगे। तो अपना कॉपी पेन साथ में रखें और शुरू हो जाए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 4 और 19 समीकरण y बराबर ax प्लस 3 का हल है तो a का मान क्या होगा। आपको पता है कि जो निर्देशांक है उसको ऐसे लिखा जाता है, पहले x होता है उसमें, फिर दूसरे वाला y होता है। तो जब आप इसकी तुलना इससे करोगे, 4 और 19 है आपके पास, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपके पास 19 है। तो आपके पास ये समीकरण दिया है y बराबर है ax प्लस 3। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये 19 रहेगा। यहाँ पे बराबर है a गुणा x की वैल्यू 4 है प्लस 3, ये a है आपके पास। तो ये आएगा 19 बराबर है 4a प्लस 3। अब ये पार को चला जाएगा, 19 माइनस 3 बराबर है 4a। और यहाँ पे 19 माइनस 3 कितना होता है, 16 बराबर है 4a। और a का वैल्यू कितना आया, 16 बटा 4, विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर क आपके पास। तो इस तरह थोड़ा सा आपने सॉल्व करना ही है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, पाई है। पाई क्या है आपके पास, तो मैंने आपको जब पहला चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाई है एक्सपोनेंट फंक्शन है, जिसको आप +1 क्लास में पढ़ोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। परंतु अभी आपने ये ध्यान रखना है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है आपके पास। क्यों है, आपको लग रहा होगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, या फिर पाई का वैल्यू तो 3.14 लेते हैं हम। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 नहीं है, ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया गया है। तो पाई का वैल्यू आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि अनवसानी अनवर्ती होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, परंतु जो अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसार आपके पास क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। तो आपके पास जो पाई है, पाई की वैल्यू ये नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट मान है, तो इसलिए पाई क्या है आपके पास, एक अपरिमेय संख्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग। बिंदु 0, -8 स्थित है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि 0 और -8 एक निर्देशांक बनाया, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे हम जनरली क्या कर लेते हैं कि कोई ये बता देते हैं कि इसको धनात्मक मान लेते हैं और यहाँ पे ऋणात्मक मान लेते हैं कि x की वैल्यू धनात्मक और y की वैल्यू ऋणात्मक कौन से अक्ष में होती है, ये चौथे चतुर्थांश में, और आप यहाँ पे ये टिक कर देते हो। परंतु ये ध्यान रखना है आपने कि ये x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x का निर्देशांक आपके पास है ही नहीं। तो किसका निर्देशांक है आपके पास, y का निर्देशांक है। तो ये कौन से अक्ष पे लाई करेगा, ये आपके पास रहेगा y अक्ष पे। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ख। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ यहाँ पे कहीं होगा ये -8 कहाँ पे होगा आपके पास, ये नेगेटिव साइड को होगा, तो यहाँ होगा कहीं। तो यहाँ पे जब इसकी रेखा ड्रॉ करोगे, आप लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये आएगा आपके पास। और ये किस अक्ष पर रहेगा आपके पास, ये रहेगा वाई अक्ष पर। तो यहाँ पे आपके पास फोर्थ नंबर पर देखो, ए की पावर पी गुणा ए की पावर क्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ए की पावर पी है, तो ये ए क्या है आपके पास, आधार है, ये आधार है, और ये पी क्या है, घातांक है, यानी कि ये घात है। तो जब आपके पास आधार एक जैसे रहते हैं और गुणा होता है तो उनकी पावर आपके पास प्लस हो जाती है, तो ये आएगा पी प्लस क्यू। क्या बताया मैंने कि आधार जब एक जैसे होते हैं, तो आधार एक जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, और गुणा होता है, तो इनकी पावर्स को आपने क्या करना है, प्लस कर देना, और आधार को 1 टाइम लिखना है। तो आधार को मैंने एक बार लिखा और इसकी घात को प्लस कर दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग आपके पास।
तो अगला देखो, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या कौन सी है? ना तो √5 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। परंतु यहाँ पे जीरो बचा, तो क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो क्या इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि ऐसी संख्या जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। तो क्या हम शून्य को लिख सकते हैं p बटा q के रूप में? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सीखा है कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक लिखते हैं हम, और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 0/1 किस रूप में आ गया? ये p बटा q के, और यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब है कि जो खो है आपके पास जिसमें शून्य दिया है, ये क्या है आपके पास? एक परिमेय संख्या है। छठा क्वेश्चन देखो, 5x³ प्लस 4x प्लस 7 की घात है। तो बहुपद की घात क्या होती है? मैंने आपको पिछला जो एमसीक्यू वाला हमारा लेक्चर था उसमें भी समझाया था। बहुपद की घात क्या होती है आपके पास? ये होती है आपके पास चर की अधिकतम घात। जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे चर क्या है? x है, और x के ऊपर अधिकतम घात कहाँ लगी है? यहाँ लगी है। तो यहाँ पे घात कितनी है आपके पास? 3 है। अब सातवां क्वेश्चन देखो। सातवें क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास? जैसे ये है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे क्रॉस करेगी वहां पे एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। तो इसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो ये ओरिजिन पॉइंट है आपके पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर क। अब चलो मूव करेंगे हम आगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये तो आपको पता है कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों की बात कर रहे हैं हम। तो बहुभुज बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जहां पे आपके पास n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो कोई भी बहुभुज है आपके पास, चाहे वो पंचभुज है, चाहे सप्तभुज है, चाहे अष्टभुज है, चाहे षटभुज है, तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जहां पे n क्या है आपके पास? भुजाओं की संख्या। और माना त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 3 - 2 1, 1 गुणा 180 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपने नोटबुक पे अच्छे से नोट करना है। और आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। और इन एमसीक्यू को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है, और सारी चीजें यहाँ पे शामिल होगी आपके पास। और ये आपके कंसेप्ट को भी बूस्ट अप करेगा, आपके बेसिक को एनहांस करेगा। तो मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। अब समबाहु त्रिभुज आपको पता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं क्या होती है आपके पास? समान होती है, और इसमें प्रत्येक कोण भी बराबर होता है आपके पास। तो इसमें प्रत्येक कोण बराबर कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ग। एक चतुर्भुज के 3 कोण 95 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री दे रखा है, तो इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? मान लो ये चतुर्भुज है आपके पास, इस तरह का बनाया मैंने यहाँ पे। तो ये मान लो कि ये अभी एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा ये, परंतु मान लो ये कितना है आपके पास? 90 डिग्री, और ये 75 डिग्री है। ये 75 डिग्री है आपके पास। तो ये वाला कोण मान लो आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको मैंने ए बी सी और डी नाम दे दिया। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, जो आंतरिक कोण है उनका योगफल कितना होता है? इनका योगफल होता है आपके पास 360 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो।
ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 95 डिग्री, बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कोण बी, सी की वैल्यू यहाँ पे 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, प्लस डी की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है, बराबर है 360 डिग्री। तो 90 और ये 100, 170, 170 और 90 हो गया आपके पास, 170 और 90 हो गया आपके पास कितना, 120 डिग्री। सॉरी, एक मिनट, ये कितना हुआ, 90 और 170 और 90 हुआ आपके पास 260 डिग्री। 260 डिग्री हुआ, बराबर है 360 डिग्री। ये 260 इधर को चला जाएगा तो ये आएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कितना है ये आपके पास, ये आया आपके पास 100 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर को 100 डिग्री रहेगा आपके पास। वर्ग के प्रत्येक माप का कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है आपके पास। तो आपको पता है कि जो वर्ग होता है, आपने छोटी क्लास में सीख रखा है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है और जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है आपके पास, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो आप समझ जाते हो कई बार कि चारों कोणों का योगफल पूछा है, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री होगा। अगला है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वेयर का गुणांक। आपके पास बहुपद दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। यहाँ पे आपसे पूछा है एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक के साथ माइनस भी है, तो क्या है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक -1 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ये वाला ख -1। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन जो होता है आपके पास उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आयतन है आपके पास, और पाई आर एल वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बेलन में तिर्यक ऊंचाई कहाँ से आ गई, और ये 4 पाई आर स्क्वायर वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा 2 पाई आर एच। तो आपने सारे फॉर्मूलाज को लिख के याद करना है क्योंकि वहां से भी आपके पास एमसीक्यू बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ऐसा होता है जिसमें आपके पास जो चर की घात होती है, जैसे मान लो चर x है, इसकी जो घात होगी वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या माने तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, ना ही आपके पास ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपके पास परसेंटेज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान दो, ये वाला क्रम है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे भी कोई घात नहीं है तो एक है, x का वर्गमूल, और वर्गमूल ये वाला, यहाँ पे ध्यान दो, x का वर्गमूल का मतलब है जब ये वर्गमूल हटाते हो तो घात क्या लिखते हो इसकी, 1/2। तो x की घात क्या आएगी यहाँ पे, 1/2, क्योंकि वर्गमूल हटा के घात आती है 1/2। तो ये हो नहीं सकता, ये पहले ही आपको बटे में दिया है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि x का वर्गमूल है यहाँ पे, तो वर्गमूल हटाओगे तो घात आएगी 1/2। अब ये हो जाएगा आपके पास घ वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे ये अंडर जो है वो सिर्फ 3 के ऊपर लगा है, x के ऊपर नहीं लगा है, तो आपके पास ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रहे, बहुपद क्या होता है, जिसमें आपके पास जो चर की अधिकतम घात होती है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह का कुछ भी हो सकता है आपके पास, परंतु वो बटे में नहीं होनी चाहिए। तो मूव करेंगे हम आगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, 9 की पावर 3/2 को ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है आपने। तो क्या होगा इसका हल, 9 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 गुणा 3, और 3 की घात 2, 3/2, और 3 की घात 1, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है तो घात 1 है,
और आपने सीख रखा है जब आधार एक जैसे होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है यहाँ पे, तो ये आएगा 3/2। तो क्या आएगा, ये 3 की घात 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 3 की घात 3। तो कितना आया 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 27। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना है हल। 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। तो ये आपके पास डॉट का मतलब गुणा है, आधार एक जैसे तो पावर प्लस हो जाएगी, 2/3 जमा 1/5। तो कितना आएगा, 2 की घात, ये एलसीएम ले लो 15 और 10 और ये आएगा 3। तो ये आएगा आपके पास 2 की घात 13/15। ये 17वां क्वेश्चन देखो। पी एक्स बराबर है 2x+1 बराबर है एक्स की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो यहाँ पे बहुपद दिया है आपको पी एक्स बराबर है 2x+1 और x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। तो जहां पे भी आपके पास x की वैल्यू है वहां पे पुट कर दो, x है जहां पे, वहां पे आपने मान स्थापित करना है 1/2। तो 1/2 जमा 1, 2 से 2 कैंसल हो गया, क्या मिला आपको 1+1, जो किसके बराबर आया, 2 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 17वें का 2 रहेगा, क्योंकि आपने x का मान जो दिया वो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ स्थापित कर दिया x की जगह, और आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इस p 1/2 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। 18वां क्वेश्चन देखो। पी एक्स दिया है आपको कितना, x+5, और इसका शून्य फाइंड आउट करना है आपने। तो आपको क्या करना है, जो बहुपद दिया है आपको इसको 0 के बराबर रखोगे, तो x+5 को 0 के बराबर रखोगे तो कितना है, ये 5 पार को चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो शून्यक जब भी आपने फाइंड आउट करना है, किसी भी बहुपद का आपसे शून्यक पूछा जाएगा, तो आपके पास जो व्यंजक दिया होगा, जैसे ये व्यंजक दिया है, इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे और हमारे पास शून्यक निकल जाएगा। ये ऐसा अंक है जो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा इस बहुपद को। अब 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां क्वेश्चन है आपके पास, ये 18वां था ये वाला, और ये आपके पास 17वां था, और ये वाला 16वां था, और ये आपके पास 15वां क्वेश्चन था। तो एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखे आप। 19वां क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रखा है कि जो ये बहुपद दे रखा है आपको पी एक्स वाला, क्या है ये, x³ +x² +x+1 में ये जो आपको दिया है कि x+1 इसका शून्यक है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड कब होगा, इसको आपने 0 के बराबर रखना है। जैसे ये पूछा है ना कि ये इसका गुणनखंड है, इसका कि नहीं, तो आपने क्या करना है, इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखना और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ये यहाँ पुट करनी है आपने, और पुट करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तब तो गुणनखंड है, और अगर नहीं आती है तो नहीं है फिर। और आपने सीख रखा है ऋणात्मक संख्या की घात जब विषम संख्या होती है, विषम संख्या 1, 3, 5, तो यहाँ पे 3 है तो माइनस बरकरार रहता है, 1 को जितनी मर्जी बार गुणा करो 1 ही रहता है। और यहाँ पे ऋणात्मक संख्या की घात आपके पास सम संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या की घात जब सम संख्या होती है तो जो माइनस है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें प्लस माइनस गुणा होके माइनस होता है। आपने सीखा था कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की है तो गुणा होके माइनस हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा -+1। तो ये कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, क्या मिला आपको, शून्य मिला। तो यानी कि आपके पास ये जो बहुपद में रखा जब ये गुणनखंड की वैल्यू, तो ये हमारे पास शून्य आया, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये इसका गुणनखंड है। तो आपने लिखना है अतः x+1 पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है। इसी तरह आपके पास 20वां क्वेश्चन है, यहाँ करता हूं मैं इसको। हर का परिमेयकरण करना है आपने। तो हर का परिमेयकरण कैसे करोगे, जो हर है उसको यहाँ भी लिखना, गुणा में भी लिखना और बटे में भी लिखना है। जो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करोगे जब, तो आपने जो हर में यहाँ पे एक बार यहाँ गुणा करना और एक बार भाग करना है, मतलब ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना है इसको। क्योंकि देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से वही मिलेगा आपको, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49। तो ये आया इसका परिमेयकरण। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूले। अगला है आपके पास बहुपद 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x की घात है। तो जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है, तो चर की अधिकतम घात 3 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ग। इसी तरह 22वां क्वेश्चन देखो, बहुपद 4x² प्लस 2x प्लस 2 में x² के गुणांक को पहचाना है। तो x² कहाँ है, यहाँ है, तो इसके साथ कौन सा अंक लगा हुआ है, 4 लगा है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह 23वां क्वेश्चन देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो अभी हमने सीखा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब बिंदु 5, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमने यहाँ पे ये भी पिछले वीडियो में सीखा था। ये आपके पास x अक्ष है और ये आपके पास y अक्ष है, यहाँ पे दोनों ही धनात्मक होते हैं। और ये पहला चतुर्थांश होता है आपके पास, ये दूसरा चतुर्थांश है। यहाँ पे x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो आपने यहाँ ध्यान रखना, पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। और यहाँ पे ये तीसरा चतुर्थांश है आपके पास, यहाँ दोनों ही माइनस होते हैं आपके पास, दोनों ही माइनस होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे x प्लस होता है और y माइनस होता है, तो यहाँ पे ये है चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये x है और ये y है, x प्लस है और y माइनस है, तो कौन से चतुर्थांश में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई करेगा। और ये कौन सा चतुर्थांश है आपके पास, चौथा। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, तो मैंने अभी बताया आपको, इसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4-2, n की वैल्यू 4 है, 4-2 गुणा 180, तो ये आएगा 360 डिग्री। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा और रहेगा ऑप्शन नंबर ग। √2 क्या है, तो मैंने आपको बताया था, सारी अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वो एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये आपके पास क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या। तो मूव करेंगे हम आगे। ये देखिए आप 27वां क्वेश्चन, x के निर्देशांक को भी यह भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था ये x है और ये y है, और ऐसे निर्देशांक को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये निर्देशांक है आपके पास, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और पहले पे x लिखा जाता है, दूसरे पे y लिखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं भुज, x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपने। तो x के निर्देशांक को क्या बोलेंगे आप, भुज बोलेंगे। एक सरल ऋजु कोण का माप होता है, तो आपको ये भी पता है, सरल रेखा पर बने कोण कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और इसको एक नाम दिया गया, वो है आपके पास ऋजु कोण। तो आपके पास ये होगा 180 डिग्री। तीन पदों वाले बहुपद को, ये ध्यान रखना है, तीन पद, पदों की बात हो रही है तो हम इसको पद ही बोलेंगे। तो तीन पद है तो इसको हम बोलेंगे त्रिपद। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिपद। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने को आपको यहाँ घात भी बोला है, त्रिघाती। तो घात तब बोलना है जब x की घात 3 होगी। अभी ये यहाँ ध्यान देना है आपने, ये त्रिघाती है, ये त्रिघाती है, परंतु ये त्रिपद त्रिपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 पद है ही नहीं। तो x प्लस वाई प्लस 5, ये क्या हुआ आपके पास, ये वाला हुआ त्रिपद हुआ, क्योंकि ये 3 पद है इसमें और घात सब में एक है, तो ये रैखिक रहेगा। तो एक घात वाले को क्या बोलते हैं, रैखिक। अब यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आधार एक जैसे, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आएगा a की पावर p प्लस q। ये हमने घातांक के नियम में सीखा था कि आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है, तो ये अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आपके पास 60 डिग्री होता है। रैखिक समीकरण की सबसे बड़ी घात होती है। अब रैखिक समीकरण है, मान लो x+4 बराबर है 0। तो यहाँ पे x, यहाँ पे आपके पास ये एक क्या है, ये एक समीकरण है। यहाँ पे घात कितनी लगी है, एक लगी, कुछ भी नहीं लगी है तो एक होगी।
तो ऐसे को क्या बोला जाता है? रैखिक। किसको क्या बोलेंगे आप? रैखिक समीकरण। ये आपके पास क्या रहेगा? रैखिक समीकरण रहेगा। और रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे लिख लो, चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो तब उसको क्या बोलेंगे आप? रैखिक बोलेंगे। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी भी सीखा था हमने, क्या होगा? 2πr/h होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h होगा। घन का आयतन होता है, घन आपके पास जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, उसका आयतन क्या होता है? L3। यानी कि कई बार ये एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होता है उसमें ये लिखा होता है भुजा क्यूब। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे 35वां क्वेश्चन है, 9 से 1/2 का मान होता है। अब 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3, और जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, और आधार एक जैसे होते हैं तो पावर प्लस हो जाएगी, और ये आएगा 1/2। ये आएगा 3 की पावर 2 की घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको? 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ग। तो हम आगे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है 36वां। 4 माइनस √6 एक क्या है? कौन सी संख्या है? 4 परिमेय संख्या है और √6 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अब है आपके पास 256/625 का सरल रूप लिखना है आपने। तो इसका सरल रूप क्या होगा आपके पास? तो 625 जो है आपके पास वो क्या होता है? 625 होता है आपके पास 5 × 5 × 5 × 5। तो पंजा पंजा 25, पंजा 125, पंजा 625। तो और ये क्या रहेगा आपके पास? ये रहेगा आपके पास किसका? 256 जो है वो 16 × 16 रहेगा आपके पास। 4 × 4 × 4 × 4। 4 × 16, 16 होता है 256। तो ये रहेगा आपके पास, ये रहेगा 256 रहेगा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पूरे की घात क्या है आपके पास? 1/4 है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सबकी घात 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको लिखेंगे हम 4 की घात 1 + 1 + 1 + 1। और इसको लिखेंगे हम 5 की घात 1 + 1 + 1 + 1, और पूरे की घात 1/4। तो कितना आएगा ये? 4 की घात 4 और 5 की घात 4 और पूरे की घात 1/4। ये बाहर जो घात है इसकी ऊपर वाले की भी रहेगी और आपके पास नीचे वाले की भी रहेगी। और ये रहेगी आपके पास ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या मिला? 4/5। तो आंसर रहेगा 4/5, जो आपके पास गो है। अब आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तब ये इजीली सॉल्व होगा। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे 625 है, किसका वर्ग होता है? ये 25 का। 256 किसका वर्ग होता है? 16 का होता है। तो तब मैंने इस तरह लिखा है इसको। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4। 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 4, और अगले 16 को लिखूंगा 4 × 4। तो ये 16 × 16 हो गया 256, और ये 5 × 5 25, और ये 5 × 5 25, और 25 25 हो गया 625। दो पदों वाले बहुपद को कहते हैं, तो पदों के हिसाब से, दो पद है जिसमें तो द्विपद बोलेंगे उसको। 3 पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? तो 3 पद के हिसाब से त्रिपद कहा जाएगा। y के निर्देशांक को यह भी कहा जाता है। तो अभी हमने सीखा था कि निर्देशांक को ऐसे लिखते हैं हम ब्रैकेट के अंदर
ये आपके पास x के निर्देशांक को भुज बोला जाता है और y के निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास y का निर्देशांक जो है उसको कोटि बोला जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ग। अब आपके पास बीजीय सर्वसमीका को पूरा कीजिए। x प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, तो ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, तो ये रहेगा आपके पास हो। किस बिंदु का भुज पॉजिटिव होगा? किस बिंदु का भुज पॉजिटिव होगा? अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इस तरह घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वाला, किस बिंदु का भुज पॉजिटिव होगा? तो थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक होगा, और यहाँ पे दोनों ही ऋणात्मक होंगे और यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक होगा। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। अब पहले तो ये ध्यान रखना है कि भुज किसको बोलते हैं? x के निर्देशांक को। x के निर्देशांक को भुज बोला जाता है। तो कहाँ कहाँ x आपको धनात्मक दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे x धनात्मक एक तो यहाँ है और एक चौथे चतुर्थांश में। तो आपके पास पहला और चौथा चतुर्थांश, तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह आपने इसको अच्छे से नोट करना है अपनी नोटबुक पर। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और मूव करेंगे हम आगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो अब आपको पता है कि जो आपके पास सम चतुर्भुज होता है यानी कि वर्ग होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक तो प्रतिच्छेद होने पे समद्विभाजित हो जाते हैं और समद्विभाजित होने पे समकोण बनाते हैं आपके पास। इस तरह का समकोण बनाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ग तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या बचा? समचतुर्भुज। अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है आपके पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। और अगर हम करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास, जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, 2πr², और ऊपर वाले का हो गया πr²। तो कितना हो गया आपके पास? 3πr²। यहाँ पे ध्यान दो, ये अर्धगोला है आपके पास। जब तो ये इसकी किसकी बात होती है? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कंसीडर नहीं होता फिर। तो यहाँ पे रहेगा 2πr²। परंतु जब हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसमें ऊपर वाला भी शामिल हो जाता है। ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्या होता है? πr²। तो जोड़ के कितना आया? 3πr²। अब 45 नंबर पे देखो, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी बोर्ड में, तो उसमें ये पूछा जा रहा है अब। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए आपको कि अभिकथन और कारण भी दिए हैं कई क्वेश्चन में। तो पहला निर्देश है आपको दिया हुआ कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी में आपके पास ऑप्शन रहेगा अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। सी अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। डी आपके पास अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। तो ये अभिकथन ए देखो कि एक्स वाई का मिरर इमेज एक्स अक्ष पर होगा, एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि एक्स वाई का मिरर इमेज, अगर एक्स अक्ष पे आप मिरर लगाओगे, एक्स अक्ष पे मिरर लगाओगे, तो एक्स तो यहाँ पे धनात्मक रहेगा और वाई ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपके पास ये तो ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, जिस अक्ष पे मिरर लगाओगे उसके ऑपोजिट वाला आपके पास ऋणात्मक लिखना है आपने, मतलब वहां इमेज बनेगा आपके पास। और कारण बिंदु एक्स वाई वाई अक्ष पर होगा। वाई अक्ष पे मिरर लगा दिया
तो इसके ऑपोजिट वाली एक्स में अक्ष जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो दोनों ही सही है आपके पास, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। परंतु यहाँ पे जो स्पष्टीकरण भी है ये साथ में, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस। अब खो देखो आपके पास, अभी एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो आपके पास एक शंकु है, एक शंकु है आपके पास, और इसकी जो त्रिज्या दी है आपको, यानी कि यहां से यहां को दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दिया है आपको, और इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ये। तो आर की वैल्यू 5 का वर्ग और एच आपके पास 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, एल स्क्वायर आया ये आपके पास। तो एल स्क्वायर आया 169, तो ये एल आ गया आपके पास वर्गमूल 169, जो किसके बराबर होता है, 13 के बराबर। तो अभी कथन तो ठीक हो गया। कारण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पाई आर एल होता है आपके पास। तो आपके पास जो कारण है वो असत्य है, और जो अभी कथन है वो सत्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 46 नंबर पर देखो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपने करना है। एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यदि दूसरी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो पहले आर आपके पास 10 सेंटीमीटर था, फिर कैपिटल आर मान लो जो बढ़ा दिया आपने त्रिज्या, तो यह है 11 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन कितना बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आयतन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे सॉल्व करके ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपने मुझे जरूर बताना है, फिर मैं इसको हल करके बताऊंगा आपको। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखो यहाँ पे परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही हो जाएगा, तो ये तो होगी अपरिमेय। ये आपके पास अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या है आपके पास, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये नीचे वाली भी अपरिमेय, क्योंकि एक परिमेय संख्या अगर मानते हैं हम, तो अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय मिलता है हमें, ये भी, तो ये भी रहेगा अपरिमेय। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 2/7। तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आपके पास एक परिमेय संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर द। 48 नंबर पर देखो, इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो मैंने आपको बताया कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। अधिकतम जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात 2 है, ये भी नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पे चर की अधिकतम घात कुछ भी नहीं है, तो एक मान लेते हैं, और ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। तीसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान के रूप के होते हैं। तो मैंने अभी आपको ये डायग्राम की हेल्प से भी सिखाया था कि जो तीसरा चतुर्थांश होता है वहां पे x भी ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है, तो दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर स। दिए गए समीकरण के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो इसका एक ही हल होगा, केवल दो हल हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, या कोई भी हल नहीं होगा। तो अगर हम इस समीकरण की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह कुछ भी रखता हूँ, x का मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब आगे तक जो भी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखता हूँ, x का मान रखूंगा, तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जरूर मिलेगी, तो हर बार मिलेगी आपके पास। तो
x के मान यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, तो y के मान भी आपके पास बहुत सारे होंगे। तो एक अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता इसका, एक ही हल नहीं आएगा इसका, बहुत सारे हल आएंगे। केवल दो हल होंगे ये भी नहीं हो सकता, कोई भी हल नहीं होगा ये भी नहीं हो सकता। तो x का मान अगर कुछ भी रखोगे आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो एंड सो ऑन, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यू भी जरूर मिलेगी। तो आपके पास हर बार y की वैल्यू मिलेगी, तो अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोई आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, या आपका कोई अपना टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, तो मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, परंतु आपने मुझे ज़रूर बताना है। और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।